हेलो दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों 67th बीपीएससी एंड बिहार ग्रेजुएट लेवल की जो भी है जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए है जो सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जो क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे उसका डिस्क्रिप्शन से दोस्तों है जो बहुत ही विस्तृत रूप से होगा और करेंट से है जो जोड़ कर है जो आपको यहाँ पर है जो हर चीज़ का कम से कम एक नयापन है जो देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन में। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़रूर है जो सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के बीच शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, ये कौन से आर्टिकल में है। सबसे पहले तो देखेंगे दोस्तों कि संयुक्त अधिवेशन क्या है। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन उसको बोला जाता है जब कोई सामान्य बिल पे दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब गतिरोध की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में है जो राष्ट्रपति है जो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि संविधान संशोधन और मनी बिल पे है जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके तहत अगर हम बात करें कि अभी तक कितने बार है जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं, तो दोस्तों 3 बार है जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। 1959, 1977 और 2002 में है जो 3 बार बुलाए गए हैं। वो है जो संयुक्त अधिवेशन का है जो अभी काल 3 बार रहा है। तो इस अनुसार इसका आंसर जो होगा आर्टिकल 108 में है जो दोस्तों है जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये है जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन से जरूर देखें। 107 अनुच्छेद कहता है दोस्तों कि कोई लोकसभा का विघटन हो जाता है तो कोई बिल पेंडिंग है तो वह स्वतः है जो समाप्त हो जाएगी, चाहे वह लोकसभा पर हो चाहे राज्यसभा पर हो। अनुच्छेद 109 में है जो दोस्तों है जो धन विधेयक की प्रक्रिया जो है किस प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया जाता है, उसमें है जो आर्टिकल 109 में बताया गया है, वो प्रक्रिया के बारे में बताया है। और 110 में है जो धन विधेयक है। तो आपके जो संपूर्ण आंसर का है जो क्वेश्चंस का जो सार है उसका है जो हमने बताने का है जो प्रयास किया। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। नहीं पे पूरा क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले, तब है जो आपको है जो आंसर देना है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी अभी है दोस्तों। आर्टिकल 54 में है जो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। आर्टिकल 52 से स्टार्ट है, बहुत सारे प्रावधान है इसके अंदर। कौन कौन भाग लेते हैं हमको नहीं को पहचानना है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद, देखिए दोस्तों विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। दूसरा चीज 17वें संविधान संशोधन में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी है जो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का है जो अधिकार प्राप्त किया गया। अभी राष्ट्रपति का चुनाव भी है दोस्तों। एक तरफ से जसवंत सिन्हा जी हैं और दूसरी तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 18 जुलाई को है जो दोस्तों है जो राष्ट्रपति का चुनाव है और 24 जुलाई को है जो कार्यकाल खत्म हो रहा है जो ध्यान रखिएगा। और जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो नॉमिनेशंस होता है वो लोकसभा के महासचिव जो होते हैं उनके पास है जो महासचिव जो होते हैं उनके पास है जो उनकी है जो पूरी देख रेख में होती है। और जो अभी हैं लोकसभा के महासचिव हैं जो पीसी मोदी हैं। कौन है? पीसी मोदी हैं। बहुत ही बारीकियों से पढ़िए। एकल संक्रमण पद्धति क्या होता है, अनुपातिक पद्धति क्या होता है। अभी टोटल वोटिंग करेंगे 4807 विधायक सांसद है जो वोट करेंगे। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश के है जो सबसे ज़्यादा वोटिंग का प्रावधान होता है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर जिस प्रकार से यूपी की जनसंख्या है तो सांसद विधायक ज़्यादा होते हैं। और सिक्किम में सबसे कम होता है जिसकी वोटों की संख्या है जो राष्ट्रपति में 7 है। दोस्तों बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको बाद में कहीं कहीं देते ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए।
DPSP के बारे में कह रहा है दोस्तों, इसे गलत कथन है, गलत कथन के बारे में चुनिए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। संविधान के भाग 4 में उल्लेख है, ये सही है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ये भी है जो दोस्तों है जो सही है। तीसरा, इसे लागू करने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता नहीं दोस्तों, ये है जो न्यायालय में इसको लागू करने के लिए इस है जो बाध्य है, नहीं जाया जा सकता है। यही है जो मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व, जब आप पढ़िएगा तो दोनों में अंतर है जो बताया जाएगा कि है जो नीति निर्देशक तत्व है जो दोस्तों, इसको है जो न्यायालय के द्वारा है जो लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य अपने सीमित संसाधनों के आधार पर अपने राज्यों के नागरिकों को है जो सुविधा प्रदान करेगी, और वो कमज़ोर वर्ग में है तो उसे सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करने का तात्पर्य है जो दिखाएगी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यायालय में ले जाया जा सकता है, यह है जो आपका गलत है, यह है जो गलत कथन है। बाकी है जो DPSP 36 से कामन क्या क्या कहता है उसको है जो जरूर है जो पढ़ लीजिएगा। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। सबसे पहले तो स्वशासन व्यवस्था में अगर हम हिस्ट्री में कुछ बात करें तो आप जानते होंगे कि लॉर्ड रिपन के समय जो है जो दोस्तों है जो स्थानीय स्वशासन का है जो नींव है जो रखी गई थी, आप जानते भी होंगे लॉर्ड रिपन के समय। तो इसमें है जो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति और पी थुंगन समिति, चारों जो है दोस्तों है जो पंचायती राज के सुधार से कमेटियां हैं जो बनी थी उससे रिलेटेड है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, LM सिंघवी समिति 1985 के आसपास में, और पी थुंगन समिति 1986 में है जो दोस्तों है जो आया था। तो आत्मनिर्भर बनाने की जो बात की गई है वो है जो LM सिंघवी समिति में है जो किया गया है, जो समिति जो है पंचवर्षीय योजना के समय है जो इसको है जो लागू किया गया था, और उसकी सिफारिश पर है जो LM सिंघवी समिति को है जो लाया गया था। यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा, LM सिंघवी समिति। और पी थुंगन समिति है जो संवैधानिकता की है जो बात करता है दोस्तों, क्या करता है, संवैधानिकता की बात करता है। अशोक मेहता समिति है जो दोस्तों न्याय पंचायत की है जो बात करता है, अशोक मेहता समिति, ये जो बार बार है जो क्वेश्चन। और बलवंत मेहता है जो त्रिस्तरीय समिति की है जो बात करता है। आगे है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो दोस्तों 1976 में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी है के माध्यम से इसको लाया गया था। और मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों रूस से है जो लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर 11वां जो है मूल कर्तव्य अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में है जो इसको है जो जोड़ा गया था दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो निश्चित रूप से मौलिक कर्तव्य पहले लागू करने के लिए इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह कमेटी ने है जो कुछ सिफारिशें की थी, उस कुछ सिफारिशों को हटाकर है जो उसको लागू किया था। उन्होंने 8 ही लागू करने की बात की गई थी, लेकिन 10 है जो उसमें लागू किया गया था। आगे है, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं? संविधान के भाग 12 में संबंधित प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों भाग 12 में जो है केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा के बारे में बात किया गया है। आप पूरा है जो उसको है जो देखने का प्रयास कीजिएगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन की बात करता है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है। तो ये सब है जो अगर आप संवैधानिकता को पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ है जो आपको है जो जरूर है जो याद रखनी चाहिए, वो है जो आपको काम करेगा। तो भाग 12 केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों अभी जो भाग 12 पढ़ रहे थे केंद्र राज्य संबंध में, तो संसद को उसी है 248 से 200
56-57 तक है जो दोस्तों ये जो विधि बनाने की प्रक्रिया है, मैं उसमें जो केंद्र राज्य के बीच के बारे में बताया गया है। उसमें दोस्तों कि संसद के विधि निर्माण की प्रक्रिया की शक्ति प्रदान कौन करता है, तो आर्टिकल 253 है जो दोस्तों है जो संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया को जो शक्ति प्रदान करता है। ये कुछ अनुच्छेद 250 और 52 यह है जो आपातकाल में है जो राज्य के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो उस समय है जो दोस्तों है 252 में है जिसको बनाया जा सकता है। 249 भी हो जो संसद के द्वारा ही विधि बनाने का है जो प्रावधान के लिए, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस है जो यहाँ पर है जो उसके लिए है जो रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 253, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253। केशवानंद भारती बनाम केवल राज्य 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना है? दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बहुत ही चर्चित केस था दोस्तों, अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है जो केशवानंद भारती के लिए बनी थी, और ये केरल के इडगीर प्रांत के थे केशवानंद। हालांकि इस केस में इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन देश को एक नई दिशा और दशा है जो बनाने में इस केस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और संविधान को एक मजबूत बनाने में और न्यायालय की स्वतंत्रता को और प्रगाढ़ करने में कहीं न कहीं है जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों संविधान के आधारभूत संरचना सिद्धांत एक नया चीज़ है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है जो केशवानंद भारती में ही आया, और आज तक नहीं पता है कि आधारभूत संरचना है जो क्या क्या है। जब जब ज़रूरत पड़ी न्यायालय ने है जो इस हथियार का उपयोग किया और संविधान को एक नई पिलर के रूप में, एक नई ऊर्जा के रूप में जो खड़ी करने का कहीं ना कहीं है जो काम किया है, और बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारती 13 जजों की बेंच 700 से ऊपर पढ़ने का जजमेंट है दोस्तों इसका। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। संविधान के भाग 17 के संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो भाग 17 में है, जो भाषा के बारे में आर्टिकल 343 के यूज किया गया है, और उसी में है जो दोस्तों है जो भारत के अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप जो रोमन जो संख्या जो बारे में बताया गया है, जिसमें है जो उसका है जो उपयोग किया जाएगा वो है जो भाग 17 में है। 343 में जो दोस्तों संघ की राजभाषा का वर्णन है जो किया गया है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, और उसी में है जो दोस्तों है जो अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग है जो भाग 17 में है जो इसमें किया गया है। 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यही 1966 जहाँ पर है जो दोस्तों है जो योजना अवकाश का काल है 66 से 69, और यही है जो स्वामीनाथन कमेटी ने यहाँ पर भारत को नई हरित क्रांति का एक नया रूप है जो देने का है जो काम किया था। और भारत इस समय 3 युद्ध से जो लड़कर भारत की आर्थिक स्थिति कहीं नहीं की खराब हो गई थी, उस समय है जो 1966 में जो प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे जो मोरारजी देसाई थे, और है जो दोस्तों बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री के रूप में इनकी गिनती आती है। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में है जो इनकी है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है जो ये बनते हैं। और दूसरा जो है 2005 में वीरप्पा मोइली के समय में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग है जो आता है। तो एक तो 1966 में, दूसरा 2005 में है जो ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथन को चयन कीजिए। तो राज्यपाल 152 से स्टार्ट होता है दोस्तों, 153 से राज्यपाल का स्टार्ट होता है, और राज्यपाल बहुत ही चर्चा में है। राज्यपाल अभी अब जब मैं यहाँ की पश्चिम बंगाल की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत चर्चा में है, तो हमेशा चर्चा में ही रहता है। राज्यपाल की ऐसी भूमिका ही है। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, एकदम सही है, लेकिन गलत कथन को चुनना है दोस्तों। वेतन भारत की संचित निधि से गलत हो गया। पेंशन राज्य की संचित निधि से, ये भी गलत हो गया। पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है।
तो आपका गलत हो गया, 2 और 3 है जो गलत हो गया, 1 और 4 है जो सही हो गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? ईडब्ल्यूएस, आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस पहले सिन्होक कमेटी का रिपोर्ट से जो आया था दोस्तों, उसमें भी है जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की बात की गई थी, लेकिन है जो 103वें संविधान संशोधन में है जो ईडब्ल्यूएस को है जो प्रावधान किया गया है। तो 103 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात की गई है। 101 संविधान संशोधन आप जानते हैं जीएसटी से है दोस्तों, 101। 102 है जो पिछड़े वर्गों को है जो संवैधानिकता प्रदान की गई थी, और जो SC ST जो OBC जो पिछड़े लोग हैं उसको है जो पावर जो था कहीं ना कहीं राज्यों से छीनकर है जो केंद्र सरकार है जो अपने पास ले ली थी, जिससे है जो 102 है जो बहुत ही विवादित हो गया था दोस्तों। इसके लिए अभी है जो कुछ दिन पहले 105 संविधान संशोधन लाकर उसको रिवर्ट किया गया है। 104 संविधान संशोधन, जिसमें आंग्ल इंडिया जो था उसको है जो पद को ख़त्म किया गया है 104वें संविधान संशोधन में, और SC ST को 10 वर्ष का है जो आरक्षण है उसे बढ़ाया गया है। तो है जो ये सब चीज़ है जो चारों पांचों जितना भी है वो है जो ध्यान रखिएगा। किस शासक के सिक्के पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त को ही किया गया है। बीना सबसे पुराना वाद्य यंत्र है दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है। समुद्रगुप्त विक्रमक की उपाधि है जो इसको मिला था, महेंद्रदित्य भी है जो इसको कहते हैं समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त के समय है जो हुनों का आक्रमण हुआ था, और समुद्रगुप्त ने ही सबसे पहले है जो हुन को पहली बार हराया था। स्कंदगुप्त के समय हुन आक्रमण किया, चंद्रगुप्त के समय वो है जो ज़्यादा है जो प्रभाव डाला, और समुद्रगुप्त ने है जो हुनों को है जो सबसे पहले हरा कर जो वापस किया। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें दोस्तों, तो है जो यह परम भागवत की उपाधि है जो इसको मिला है। कनिष्क के बुद्ध का बहुत संबंध है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना है। तो ये सब कुछ बातें हैं दोस्तों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वैदिक काल में आजीवित अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में क्या कहा जाता था? तो आमाजू कहा जाता था दोस्तों, आमाजू। बहतू उसको कहा जाता था जो है जो लेकर है जो नए नए किसी महिला का विवाह होता था तो उनको जो उपहार मिलता था, तो जो साथ में जाते थे उसको जो बहतू है जो बोला जाता था। बाकी अवध के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। त्राम पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों जो त्राम पाषाण स्थल में अनाज का सबसे बड़ा जो साक्ष्य है वो है जो नब्दा टोली से है जो प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नब्दा टोली। दक्षिण में दायमाबाद है दोस्तों, आप जानते हैं। इनाम गांव, मालवा। इनाम गांव है जो दोस्तों है जो मध्य प्रदेश में इनाम गांव है जो है, मालवा गुजरात वाला रीजन्स में है। लेकिन नब्दा टोली से है जो सबसे ज़्यादा है जो अनाज के सबसे बड़े साक्ष्य जो वहाँ से जो मिले हैं। 14वीं सदी पूर्व बोकाज को यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एशिया माइनर तुर्की का है जो पार्ट है दोस्तों ये है, और है जो वहीं से है जो इसको है जो सबसे पहले है जो प्राप्त हुआ है एशिया माइनर जो तुर्की, जिसका नया नाम तुर्कीये कर दिया गया है। 1923 में इसे तुर्कीये ही बोला जाता था। और हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए है दोस्तों कि नाटो में जो स्वीडन और फिनलैंड जो 2 देश भाग लेने वाले थे, जो सदस्य बनने वाले थे, उनको है जो कहीं ना कहीं है जो उनके ऊपर टिप्पणी किया था, जिसके कारण है जो अभी हाल फिलहाल में जो मैड्रिड में जो बैठक हुई है नाटो की, उसमें है जो तुर्की ने भी है जो इस पर सहमति जता दी है। और आने वाला समय में नाटो में है जो 32 देश हो जाएंगे। कितने? 32 देश हो जाएंगे। एर्दोगन है तुर्की के है जो दोस्तों वहाँ के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने श्रीलंका पर संपूर्ण विजय प्राप्त की थी? संपूर्ण विजय अगर श्रीलंका पर बात करें दोस्तों तो राजेंद्र प्रथम ने किया था, लेकिन सबसे पहला जो है विद्रोह जो वहाँ सबसे पहला जो जीतने का जो प्रयास किया वो राजा राम प्रथम ने किया था। श्रीलंका पर विजय बहुत इम्पोर्टेंट है।
भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? नहीं, इस आंदोलन का नरक करो या मरो था सही है। गांधी जी ने बोला था कि अगर स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो अब है जो हमें अपने आप को नौछावर कर देना होगा। डू एंड डाई की कंसेप्ट है जो स्वतः फूर्त आंदोलन था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये भी सही है, 1942 में। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर नहीं, ऑपरेशन आवर खाली चलाया गया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, नहीं किया था। तो ये दोनों है जो आपको गलत है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ये आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विस्तृत चर्चा है जो हमने किया है। न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन है? तो न्याय दर्शन के गौतम है। सांख्य के कपिल हैं, आप जानते हैं। वैश्विक के कनाद हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में आप जानवे करते हैं इसकी। और इंडियन एसोसिएशंस का नाम है जो दोस्तों 1866 में जो स्थापना हुई थी उसका नाम है जो चेंज करके है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो कर दिया। पहले यूनियन था, फिर बाद में इसे कांग्रेस है जो कर दिया गया 1885 में। एक और है दोस्तों कि इंडोनेशिया पर है जो ब्रिटिश का कब्जा है जो उस समय है जो कर लिया था पूरी तरह से। मलाया पर पूरा है जो कब्जा है जो ब्रिटिश कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित के बारे में गलत कथन को चुनिए। 1938-39 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बहुत विवादित था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस थे, गांधी जी के कहने पर उन्होंने आईसीएस छोड़ दी थी। सुभाष चंद्र बोस 1938 में, 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सही है। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर, नहीं जापान नहीं, जर्मनी की सहायता से फ्री इंडिया सेंटर। 21 अक्टूबर 1983 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, सही है। तो मुझे खून दो मैं तुझे आज़ाद दूंगा, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी। यही सुभाष चंद्र बोस थे जो गोमो स्टेशन से मोहम्मद नियाज़ुद्दीन के नाम से अपनी नाम चेंज कर वहाँ से है जो बाहर भागे थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है दोस्तों, इनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इनके नाम से दिल्ली कालिका मेल को नाम का सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। और हाल फिलहाल में है जो दोस्तों जो दिल्ली में इनकी एक प्रतिमा है जो लग रही है, ये भी है जो देखते हैं। और पराक्रम दिवस है जो इनके लिए मनाया जाता है। तो इनका जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु है जो दोस्तों है जो विवादपद से भारतीय इतिहास में आज तक है जो इसकी पता नहीं चला है। कुछ और अगर बात बताएं दोस्तों तो है जो इन्होंने अंडमान निकोबार में है जो झंडा फहराया था, फिर मणिपुर में आकर है जो भारतीय झंडा को है जो फहराया था। तो कुछ दिन पहले जापान और मणिपुर के बीच में एक ट्रीटी भी हुई है, मणिपुर देश माने भारत के साथ, लेकिन मणिपुर से स्पेशल हुई है। उसमें इनके संरक्षण, इनके जो भी चीज़ें इनको संरक्षण की बात की गई है। सुभाष चंद्र बोस की और जानकारियाँ अगर है तो आप ज़रूर शेयर करें। मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? मसस्त जागीर औरंगजेब था दोस्तों। जिंदा पीर कहे जाने वाले औरंगजेब मुगल वंश में यहाँ से पतन है जो धीरे धीरे है जो पूरी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। औरंगजेब 1707 में मरने के बाद है जो और है जो मुग़ल का काल है जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इनके पिता शाहजहाँ दोस्तों शाहजहाँ थे। और दारा सिकोह इसका बड़ा भाई था दोस्तों, उसके साथ है जो युद्ध लड़ा था और उसको उत्तराधिकार से है जो ख़त्म करके अपने जो खुद गद्दी पर बैठा था औरंगजेब। इन्होंने हिंदू जो थे, इसके समय हिंदू की संख्या है जो सबसे ज़्यादा थी, 33% जो हिंदू इसके समय में थी। बहुत ज़्यादा है जो कट्टर था दोस्तों। लेकिन है जो औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने है जो अपनी धर्म के लिए है जो कई हद तक जाने का है जो प्रयास जो किया था। साउथ जीतने के लिए भी है जो इन्होंने है जो बहुत प्रयास किया औरंगजेब ने। मराठों के साथ इसका संघर्ष है जो हमेशा चलता रहा। इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में आया था? इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1313
1933 में आया था। उसका मेन नाम अब्दुल रेहान मोहम्मद था दोस्तों। किताबुल हुंद है जो इब्न बतूता के द्वारा है जो लिखा गया है, अरबी था, जो अरबी में है जो लिखा गया है। बाकी लोदी वंश अफ़गान शासक लोदी था, पहले तुर्की थे, फिर लोदी वंश से वहाँ से फिर है जो अफ़गान आते हैं। फिरोज शाह तुगलक बहुत जन कल्याणी काज के लिए है जो फिरोज शाह तुगलक दीवाने खैरात ये सब चीज़, हज यात्रा है जो अपने पैसे से करवाना, फिर है जो बहुत सारे नहर का निर्माण करना। फिरोज शाह तुगलक है जो ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक है जो इसको है जो दोस्तों है जो कहा जाता है कि जन कल्याण के लिए बहुत सारा काम है जो किया था। गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले दोस्तों है जो उस समय दिल्ली सल्तनत में दक्षिण अभियान किया जो सबसे पहले है जो आगे बढ़ा था गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली षड्यंत्र किसके नाम में प्रसिद्ध? लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने है जो दिए हमले में फांसी दी गई थी? लॉर्ड हार्डिंग पे जो बम फेंका था दोस्तों, उसमें जो रास बिहारी बोस के जो मास्टरमाइंड थे, और बसंत कुमार विश्वास और बाल मुकुंद जो है दोस्तों, उनको है जो इस केस में है जो उनको फांसी की सज़ा मिली थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड के संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है? रॉलेट के तहत सत्यपाल की जो गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, सही है, ये भी सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, सही है। हत्याकांड जांच के लिए हंटर कमेटी का गठित हुई, सही है। और जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति भी है जो उसको है जो दे दिया गया था। तो अब जानते हैं दोस्तों कि इसमें है जो आंसर है जो इसका है जो ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों इसका आंसर है जो ई होना चाहिए। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति है जो दी गई थी। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है हमें, इसको दिया गया था, मुझे लग रहा है दिया गया था, इसलिए आंसर है जो इसका ई होना चाहिए। अगर कुछ भी होगा तो ज़रूर है जो बताइएगा। किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए खुदाई खितमगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? ये दोस्तों CDPO में एक क्वेश्चन को है जो पूछा गया था, उसमें कांग्रेस नेतृत्व है जो आंसर सही था। और जब विभाजन को स्वीकार कर लिया था कांग्रेस, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने बोला था कि जो भेड़ियों के आगे है जो फेंक दिया गया, कांग्रेस नेतृत्व के बारे में बोला था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CDPO में क्वेश्चन पूछा गया था। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय है? तो 58 जो था दोस्तों, एक 1/6 जो राजस्व कर है जो उसको दिया जाता था, तो 58 है जो राजस्व कर है। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राजाओं को सल्तनत में मिलाया था? तो अभी बताए थे, मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी भी किया था, लेकिन मिलाया था कि गयासुद्दीन तुगलक, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो बोला था दोस्तों कि अगर सिंधिया नहीं होता तो बोरिया बिस्तर बांध लेता। किसने बोला था बताइए? कैनिंग ने बोला था ना कि बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। तो कौन है, कहाँ है भाई? सिंधिया जी, यही है सिंधिया जी, जो 1857 में अंग्रेज़ों को सर्वाधिक सहायता है जो प्रदान किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये सब जानते हैं, गोपाल केशरी गोखले, लेकिन याद रखिएगा गांधी जी के साथ जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे है जो गोपाल केशरी गोखले, ये जो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का यहीं पर रखते हैं सेशन को। फिर कल अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर है जो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मेरी यही कामना है। धन्यवाद।